दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्नेह के पुष्प पार्ट 2। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पिताजी अधिक कार्य व्यस्तता के कारण अधिकतर घर से बाहर ही रहते थे। धीरे धीरे माँ अनेक रोगों से ग्रस्त होती गई। दीपा और उसके पति अमित ने भी वही नर्सिंग होम ले लिया था। अमित दीपा का सहपाठी था। उसके माता पिता बचपन में उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। उसकी बुआ ने उसे पाला था। दीपक का मित्र होने के कारण वह अक्सर उनके घर आता रहता था। माँ पापा को अपने माता पिता के समान समझकर उन्हें मान सम्मान देता रहा था। यही कारण था कि माँ पापा को भी उससे उपना तो हो गया था। अतः जब उसने अपनी बुआ के साथ आकर दीपा का हाथ मांगा तो वह मना नहीं कर पाए थे। उन्होंने बिना देरी किए शहनाई बजवा दी थी। वैसे भी इतना जाना परखा होनहार लड़का उन्हें चिरा लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। दीपा और अमीन नर्सिंग होम से छुट्टी पाकर कुछ समय माँ के साथ बिताकर उनका अकेलापन दूर करने का प्रयास करते थे। दूर होने के कारण वह और नमिता तो कभी कभी ही आ पाते थे, किंतु फोन से लगातार उनका कुशल क्षेम पूछते रहते थे। राहुल ग्रेजुएशन करने के पश्चात पिताजी के साथ ही फैक्ट्री में लग गया। राहुल के साथ आने के कारण पिताजी ने छोटी यूनिट को विस्तार देने की योजना बनाई, जिससे वह और भी व्यस्त हो गए। समय आने पर माँ पापा ने राहुल का विवाह कर अपने सारे अरमान पूरे करने का प्रयास किया था। शोभना सचमुच बहुत सुंदर और प्यारी लड़की थी। वे तीनों भी यह सोचकर निश्चिंत हो गई थी कि अब माँ की अच्छी देखभाल हो जाएगी। पिताजी के स्वप्न साकार होने जा रहे हैं। आखिर इसी दिन के लिए तो उन्होंने पुत्र की चाहना की थी। एक वर्ष भी राहुल के विवाह को नहीं हुआ था कि सुना उसने वहीं उसी शहर में दूसरा घर ले लिया है। शायद शोभना को स्वतंत्रता चाहिए थी। वह सीधी साधी बीमार माँ के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई थी। माँ और पिताजी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उनके नए घर को सजाने संवारने में योगदान दिया था, किंतु दिल तो दिल ही है ना। एक बार टूटा तो फिर जोड़ ही नहीं सका था। अभी वह सब इस घटना से संभल भी नहीं पाए थे कि दीपा का फोन आया कि माँ अचानक हमें छोड़कर चली गई है। एक बार फिर सब इकट्ठे हुए पिताजी का पुरुषोचित अहंकार भी टूटता सा लगा था। तकदीर के लिखे को कौन मिटा सकता है। अतः उन्होंने स्वयं को काम में डुबो दिया। घर का पुराना नौकर रमेश था ही, अतः खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। माँ जीवित थी तब भी वही घर का सारा काम किया करता था। उन तीनों बहनों का घर से संबंध कम होता गया। पिताजी से उन तीनों का कभी तारतम्य रहा ही नहीं था। माँ ही उन सबको एक सूत्र में बांधने वाली कड़ी थी। अब वह कड़ी ही नहीं रही। तन मन में एक अजीब सा सुनापन छा गया था। रुचा जितना सोचती उतनी ही भूत भविष्य के भंवर जाल में उलझती जाती। आज उसके एक पुत्र और एक पुत्री है। नानी माँ के शब्द कानों में घुसकर उनके कथन की यथार्थता का बोध कराते रहते हैं। पुत्री पारुल सदैव उसके चारों ओर घूमती रहती है। किसी दिन नौकरानी नहीं आती तो कहती, मम्मा इतना काम आप अकेले कैसे करोगी। कॉलेज जाने से पूर्व नाश्ता बनवाने में उसकी मदद करती। पूरे घर को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक कंधों पर पहले ही उठा रखी है। जबकि उससे 2 वर्ष बड़ा बेटा पल्लव पानी का ग्लास भी मांग कर पीता है। वह गिलास भी घंटों वहीं पड़ा रहता है जहाँ
उसने पानी पिया था। जरा भी सिर में दर्द होने पर कहती, मम्मा लाओ मैं बाम लगा दूँ। तुम इतना काम क्यों करती हो? थक जाती होगी, छोड़ दो नौकरी। अपने कलेजी एक एक बात आकर उसे बताती थी। कभी कभी लगता था कि वह उसकी बेटी नहीं सखी है। एक दिन बेटे का कमरा साफ कर रही थी कि देखा सिगरेट का आज जला टुकड़ा पड़ा है। मन में चुंबन हुई, यह मेरा पुत्र है, मेरे शरीर का अंश सिगरेट पीने लगा है और मुझे पता ही नहीं चला। सोच ही नहीं पा रही थी क्या उचित है और क्या अनुचित। संतान अपनी है, अच्छी या बुरी भोगना तो है ही। पल्लव से पूछा तो उसने कहा, सॉरी मम्मा। बेटा, पकड़े जाने पर केवल सॉरी बोलकर तुम अपनी गलती को सुधार नहीं सकते। क्या तुम नहीं जानते कि सिगरेट पीना शरीर के लिए कितना हानिकारक है? पर मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक कि तुम स्वयं उसकी अच्छाई और बुराई को समझ न सको। मैं हमेशा तो तुम्हारी निगरानी कर नहीं सकती, शायद तुम्हें अच्छा भी ना लगे। तुम बड़े हो रहे हो, अपना भला बुरा स्वयं समझ सकते हो, लेकिन यही उम्र है जीवन संवारने की। अब चाहे इसे संवारो या बिगाड़ो, सब तुम्हारे हाथ में ही। रुचा ने बेटे को समझाते हुए कहा था, सॉरी मम्मा, अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुमसे यही उम्मीद है। प्यार से पल्लव के गाल को थपथपाते हुए उसने कहा, ठीक है बेटा, मेरे प्यारे बेटा। पल्लव के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव तथा क्षमा याचना उसे सुकून पहुंचा गई थी। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तब हर माता पिता को बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगती है। अगर बच्चे अच्छे निकल गए तो लगता है जीवन संवर गया, लेकिन यह भी भ्रम ही है। माता पिता भले ही भली भांति अपना कर्तव्य निभा ले, लेकिन अपनी ऊंची उड़ान और जवानी के नशे में बच्चे अपने बूढ़े और लाचार माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह भली भांति कहाँ कर पा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही पिताजी को पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। उनका आधा हिस्सा निष्क्रिय हो गया था। तीनों बहनें बारी बारी से उनकी सेवा में संलग्न रहने की कोशिश करती। राहुल और शोभना भी आ जाते करते थे, पर उनका व्यवहार देखकर लगता था कि उन्हें उन तीनों का पिताजी के पास आना और रहना पसंद नहीं है। उन्होंने यह भी कभी नहीं कहा कि आप सब क्यों परेशान होती हैं, मैं और शोभना तो है ही उनकी देखभाल के लिए। वह ना तो पिताजी को अपने घर ले जाकर उनकी सेवा करके अपना कर्तव्य निभाना चाहते थे और ना ही यह चाहते थे कि वे तीनों वहाँ आया करे। भला ऐसे कैसा हो सकता है था? उन तीनों को बारी बारी से पिताजी की सेवा में संलग्न देख राहुल शोभना भी वहीं आकर रहने लगे। यह देखकर रुचा को बहुत ही अच्छा लगा। चलो, किसी भी तरह उन्हें अपने कर्तव्यों का एहसास तो हो रहा है। शोभना भी पिताजी के साथ ठीक से पेश आ रही थी तथा राहुल भी ऑफिस से आते वक्त उनके लिए फल इत्यादि ले आता था। एक दिन रुचा ने राहुल से कहा, अब जब तुम दोनों आ ही गए हो तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है दीदी, राहुल ने संक्षिप्त उत्तर दिया था। एक रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। पिताजी के कमरे में जाकर देखा तो वह सो रहे थे। वह फ्रिज से पानी निकालकर अपने कमरे की ओर जाने लगी, तभी राहुल के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। वैसे तो उसे छिपकर किसी की बात सुनने का कभी शौक नहीं रहा था, पर अपना नाम सुनकर उसके पैर थम गए। शोभना की आवाज़ थी, अच्छा हुआ जो हम लोग समय पर आ गए, वरना दीदी पिताजी को बरगला कर सब कुछ अपने नाम करवा लेती। शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम पिताजी का जरा ठीक से ख्याल रखना। यही समय है जब हम उन्हें अपनी ओर
कर सकते हैं। डॉक्टर कह रहा था कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, हार्ट पर भी असर आ गया है। ऐसे लोग कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं। मैं सब समझ रही हूँ, पर अब तुम दीदी को जल्दी से जल्दी विदा कर दो, वरना कहीं हमारी मेहनत असफल ना हो जाए। राहुल और शोभना का वार्तालाप सुनकर रुचा को काट मार गया। इतने निकृष्ट विचार हैं इनके। यह लोग पिताजी की सेवा के लिए आए हैं या उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं। शोभना तो खैर दूसरे घर की बेटी है, पर राहुल, क्या इसी दिन के लिए पिताजी ने पुत्र की चाहना की थी? रुचा की आंखें डबडबाई। पिताजी ने भले ही उनका तिरस्कार किया हो, पर है तो वे उनके जन्मदाता ही। भाई जिसके साथ जीवन के इतने बसंत बिताए थे, अचानक पराया लगने लगा। उनके प्यार और सेवा का यह अर्थ, आखिर उन्हें क्या कमी है जो वह ऐसा करेगी या चाहेगी? भारी कदमों से रुचा अपने कमरे में लौट आई तथा दूसरे दिन ही जाने का मन बना लिया, वरना 1-2 दिन और रुकने की सोच रही थी। अपने भी कभी कभी कितने बेगाने हो जाते हैं। दिल छलनी हो गया था। पिताजी जिन्हें अब पैसे से ज़्यादा प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता है, उन्हें इन लोगों के बीच छोड़ने का मन तो नहीं था। कहते भी हैं, बीमार व्यक्ति को दवा से ज़्यादा प्यार के मीठे बोले की आवश्यकता होती है, पर घर की सुख शांति के लिए जाना ही श्रेयस्कर उसे लगा था। विधि को कुछ और ही मंजूर था। दीपा से पता चला कि पिताजी अब ठीक हो रहे हैं तो मन प्रसन्नता से भर उठा। राहुल और शोभना का सेवा करने का धैर्य समाप्त हो गया था। वे फिर अपनी दुनिया में लौट गए थे। रमेश ही उनकी सेवा कर रहा था। उनको अकेले रहता देख रुचा उनसे मिलने गई। उसका मन था कि ऐसी स्थिति में पिताजी अकेले रहने के बजाय उसके पास रहे। उसके अनुरोध पर पिताजी बोले थे, बेटा, इंसान को विषम परिस्थितियों में भी घबराना नहीं चाहिए। रमेश है ही मेरी देखभाल के लिए। दीपा भी जब तक आप कर मुझे देख जाती है, तुम लोगों के रहते मैं अकेला कहाँ हूँ। अब तो व्हील चेयर पर बैठकर घर में संग घूम भी लेता हूँ। जाओ बेटा, मेरे लिए क्यों अपने बच्चों और घर को उपेक्षित कर रहे हो? जब आवश्यकता होगी तब बुला लूँगा। होठों पर सहज मुस्कान के साथ साथ आंखों में आंसू भी झिलमिला उठे थे। उनके मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर रुचा को सुखद आश्चर्य हुआ था। शायद उनके निस्वार्थ प्रेम का मूल अब वे समझ पाए हैं। समय के साथ साथ उनकी मनोवृत्ति में भी परिवर्तन आता गया, किंतु पुत्र के लिए उन्होंने उनकी उपेक्षा की थी। चाहकर भी वह भूल नहीं पाती है, किंतु उन्हें हैरान परेशान देखकर जब तक दौड़ी भी जाती हैं। कैसी है स्त्री मन की मानसिकता, यही भावना लड़कों को क्यों उधेलती नहीं कर पाती। वह पिता के व्यवसाय को संभालने की जिम्मेदारी तो उठाना चाहता है, किंतु पिता को नहीं। पिता का प्यार दुलार पुत्र के लिए रहता है, जबकि पुत्री अपनी संपूर्ण चेतना संपूर्ण मन से बिना किसी स्वार्थ के उस घर से जुड़ी रहती है जहाँ उसने जन्म लिया था, किंतु फिर भी उसे सदा पराया धन ही समझा जाता है। ऐसा क्यों? मन में बार बार उठते प्रश्नों ने एक बार फिर रुचा के मन में पुनः उथल पुथल मचा दी थी। क्या तबीयत ठीक नहीं है जो अंधेरे में बैठी हो? अखिलेश ने अंदर आते हुए पूछा। अखिलेश की आवाज़ सुनकर वह अतीत से वर्तमान में आई तथा पिताजी से फोन पर हुई बातें हैं उन्हें बताई। पिताजी ने बुलाया है तो चली जाओ। बार बार जाने से आप सबको परेशानी हो जाती है। पिताजी की जरा सी तबीयत खराब की
खबर सुनकर बार बार जाने वाली रुचा पता नहीं कैसे यह बात कह गई। सार राहुल और शोभना का वार्तालाप वह भूल नहीं पा रही थी। परेशानी कैसी? इस समय तुम नहीं जाओगी तो फिर कब जाओगी? बच्चे अब छोटे नहीं हैं, फिर मैं तो हूँ ही ना। अखिलेश ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहा। अखिलेश की यही तो खूबी है, उन्होंने सुख दुख में सदा उसका साथ दिया है। एक बार फिर अखिलेश पर घर की जिम्मेदारी छोड़कर पहली ट्रेन से रुचा चल पड़ी। घर पहुंची तो देखा पिताजी बेड पर हैं। दीपा नमिता पहले से मौजूद थी। रुचा को देखकर पिताजी की आंखों में एक चमक आई। इशारों से उन्होंने उसे अपने पास बुलाया तथा बोले, तू कहती थी ना कि आपने हमें तुम तीनों को कभी प्यार नहीं किया। देख, यह आंखें तेरा ही इंतजार कर रही है। बेटा, और मेरे जाने का समय नज़दीक आ गया है। तू बड़ी है, पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ठीक हो जाएंगे, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। दीपा, देखो ना पिताजी क्या कह रहे हैं। भाव विह्वल स्वर में रुचा ने दीप की ओर देखते हुए कहा। दीदी, धीरज रखो। पर पिताजी उसके बाद कहाँ कुछ बोल पाए। राहुल ने काम के सिलसिले में बाहर गया था। इस बार शोभना भी उसके साथ गई थी। उनकी स्थिति देखकर रुचा ने उनको खबर कर दी थी। उनके आने तक भी पिताजी नहीं रुक पाए। उनकी आत्मा के परमा पिता में विलीन हो ही एक युग का अंत हो गया था। वह यादें जो उनके दिलों में दर्द थी अब इतिहास बन गई थी। उनसे उनका मायका तो माँ के निधन के पश्चात ही छिन गया था, किंतु पिता के रहने पर यहाँ इस घर में आने का एक बहाना तो था। वह घर जिसमें उनका बचपन बीता था, जिससे न जाने कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थी, अब बेगाना हो जाएगा। यह सोच रुचा को पागल बना रही थी। राहुल के आते ही पिताजी की अंतिम यात्रा पर चल पड़े। पूरा परिवार एकत्रित था, पर किसी के मुंह में शब्द नहीं थे। न जाने यह कैसी घड़ी थी। राहुल और शोभना घर के बेटा बहू होने के कारण सब रीति रिवाज निभा रहे थे। काश वे पिताजी के सामने भी उनके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाते, तब शायद अपने अंतिम समय में वह इतने अकेले और बेबस ना होते। अभी अंतिम संस्कार के विधि विधान चल ही रहे थे कि पिताजी के अभिन्न मित्र एडवोकेट श्यामा प्रसाद ने बताया कि मरने से एक हफ्ते पूर्व ही उन्होंने उन्हें बुलाकर अपनी वसीयत लिखवाई थी। उनकी बात सुनकर राहुल चौंक गया तथा शोभना भी उखड़ी उखड़ी लगी। चाचा जी, वसीयत चाहे जो भी हो, हम तो इतना जानते हैं कि जो कुछ पिताजी का है वह राहुल का ही है। हम तीनों को उसमें से कुछ नहीं लेना है। स्थिति संभालते हुए रुचा ने कहा। रुचा के शब्द सुनकर जहाँ दीपा और नमिता ने मौन सहमति दे दी, वही राहुल और शोभना ने संतोष की सांस ली। पिताजी की 13वीं के पश्चात उनकी वसीयत पढ़ी गई। वसीयत में फैक्ट्री और मकान राहुल के नाम करके अन्य संपत्ति के 4 हिस्से करके मकान के पिछवाड़े बने कमरे को जिसमें रमेश रहता था उसे उसके नाम कर दिया था। उन तीनों ने अपना अपना हिस्सा उसी समय राहुल को हस्तांतरित कर दिया था। यद्यपि उनके आग्रह को स्वीकार करने में राहुल ने हिचकिचाहट देखी। तुम जानते हो राहुल, पिताजी के लिए पुत्र का दर्जा सदा पुत्रियों से अधिक रहा है, पर आज उन्होंने पुत्र और पुत्री में कोई भेद न करके हमारा मान बढ़ाया है। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। पिताजी का जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा। आज हमारे पास जो कुछ है, नाम, शोहरत, इज्जत, सुख, संतोष और शांति, वह भी तो पिताजी की
ही देन है, फिर और किसी भौतिक वस्तु की चाहत हम क्यों करें। बस एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए जगह बनी रहे, आपस में प्रेम रहे। हम तीनों की बस यही इच्छा है और यही पिताजी की अंतिम इच्छा थी। राहुल की हिचकिचाहट देखकर रुचा ने कह दिया था, दीदी मुझे क्षमा कर दो, मैं स्वार्थी बन गया था, तभी आप सबके निश्चल प्रेम को समझ नहीं पाया। यह घर जैसा था वैसा ही रहेगा। माँ पापा नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं उनके कर्तव्यों को, उनकी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करूँगा। भाव विह्वल स्वर में कहते हुए राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया था। हाँ, एक बात और राहुल, रमेश ने सदा पापा की सेवा की है, उसे उसके हिस्से से बेदखल मत करना। राहुल के भाव विह्वल स्वर को सुनकर भी रुचा ने निष्ठुर स्वर में कहा। वह आज तक राहुल और शोभना का वार्तालाप भूल नहीं पाई थी। दीदी आप निश्चिंत रहिए, जैसे रमेश पापा के समय रहता था अभी वैसे ही यहाँ पर रहेगा, राहुल ने कहा। रुचा के पीछे खड़ी शोभना के चेहरे पर भी राहुल के समान भाव भी झलक रहे थे। रुचा सोच रही थी कि पापा की पुत्र के लिए चाह गलत नहीं थी। एक पूर्ण परिवार के लिए पुत्र और पुत्री का होना आवश्यक है। बहन से जहाँ भाई को माँ का वात्सल्य मिलता है, वही भाई से बहन को पिता का स्नेह और सुरक्षा मिलती है। परिवार रूपी वृक्ष की हर डाली का अपना एक महत्व होता है, रूप होता है, पर इसके लिए वृक्ष की जड़ का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि एक डाली की सुरक्षा के लिए दूसरी डाली को काट दिया जाए या मुरझाने दिया जाए। भेदभाव करने से डालियां तो मुरझा जाएगी ही, पेड़ भी नहीं पनप पाएगा। इसी शाश्वत सत्य पर पूरा जीवन टिहो भनका है, पर हम इंसान सबको जानते समझते हुए भी जीवन में इस शाश्वत सत्य को अपना नहीं पाते हैं। रुचा को खुशी थी तो सिर्फ इतनी कि राहुल और शोभना के व्यवहार ने उनके परिवार को स्नेह के मजबूत धागे में बांध दिया है और माँ पिताजी के रोपे पौधे में पुनः प्यार और स्नेह के पुष्प निकलने लगे हैं और शायद सदियों तक अनेक रूपों में अपनी महक बिखरते रहेंगे। पर यह तभी संभव है जब हम सब अपने मन में बैठे अविश्वास के पेड़ों को निकालकर सदा विश्वास रूपी पौधों का रोपण करें। दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।